नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं अरविंद कुमार, जो स्कॉलर हैं, कॉलमिस्ट हैं और इस समय लंदन में पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं और जेएनयू के पुराने छात्र भी रहे हैं। और मेरे ही शहर अयोध्या में इन्होंने स्कूल की पढ़ाई की है। अरविंद जी नमस्कार और आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत दिनों बाद आमंत्रित करने के लिए। जी आप बिजी रहते हैं, आप स्कॉलर्स लोग बड़ी बड़ी आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, थीसिस लिखते रहते हैं, लेकिन ये बताइए इस पर यूपी में कोई थीसिस सफल क्यों नहीं हुई? ये जो चुनाव आया है, ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है, बहुत सारे एनालिस्ट ने बोला कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये वोट वहां जा रहा है, बहुत सारी स्टडीज साइट की गई, एकेडमिक जो सर्किल है वो तो कंप्लीटली आउट ऑफ डेप्थ रहा है। तो ऐसा इस चुनाव में क्या हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब एक हमारे यहाँ एकेडमिक्स का दो लॉबी है, मतलब दो ग्रुप है जो क्लियर कट डिवाइडेड है। एक ग्रुप वो है कि जिनमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म है, ठीक। तो जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में राहुल वर्मा को पढ़ेंगे, हिलबर्नियर वगैरह को पढ़ेंगे, हम लोग भी अपने आप को उसी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। तो उनकी अगर राइटिंग्स को आप पढ़ेंगे तो कोई बहुत ज्यादा जो है आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, कि बहुत कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा कि मीन्स ऐसा कुछ हो गया जो वो लिख नहीं रहे थे या कह नहीं रहे थे। एक लॉट वो है जो कि एकेडमिक्स में तो है, लेकिन तो वो जो है उसका अपना एक एजेंडा है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के तहत वो निकलता है और जाता है चुनाव में। वो खूब टहलता भी है, लेकिन जाता है तो उसी विचार के तहत लोगों को देखने की कोशिश करता है। ऐसी हालत में जो है, जब वहां देखते हैं तो उनको जो वो देखना चाहते हैं, जो पहले से घर से डिसाइड करके जाते हैं, वही वो ग्राउंड से देख के आते हैं और वही लिखते हैं। तो जब सर्वे आएगा तो सर्वे में कहेंगे ये फेक है, फिर कहेंगे कि जो तमाम तरीके के बहाने बनाएंगे कि ये देखो जो है इसमें मीन्स कहेंगे ये मेथड ही गलत है, कुछ नहीं होगा तो कह देंगे मेथड ही गलत है, कुछ नहीं होगा तो फिर सबसे आखिरी में क्या बोल देंगे, ये आदमी तो बिका हुआ है, ठीक। अब और भी 72 तरीके की मतलब इलॉजिकल स्टूपिडिटी है जो कि जो है प्रिवेल करती है। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो मैं तो 4 महीने जो है 5 महीने उत्तर प्रदेश में रह के आया था। मैंने जो है आपने एक चैनल, आपने उन दिनों मुझे बुलाया भी था एक डिस्कशन में, और पूरी दिल्ली की मीडिया और इंटेलेक्चुअल पागल थे, कह रहे थे कि कोविड बहुत बड़ा मुद्दा होगा और इस पर योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाएंगे। आप ही के चैनल पे मैंने कहा, जब कोविड पीक का दौर था तब मैंने कहा कि कोविड कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और आपने देखा चुनाव का परिणाम आपके सामने है। मैंने उन्हीं दिनों कहा था आप ही के चैनल पे कि कैटल जो है जानवर नुकसान कर रहे हैं फसल, वो मुद्दा बनेगा, ठीक। मुद्दा वो बना। प्रधानमंत्री को उतर के एश्योर करना पड़ा कि हम जो है इस समस्या का समाधान करेंगे। तो लोगों को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास है, तो वो विश्वास किए हैं कि वो समस्या का समाधान करेंगे। आप ही के डिस्कशन में मैंने कहा था कि पुलिस द्वारा जो है लोगों को पैसा लिया जाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपकी पार्टी ने चुनाव के चंद मतलब 1-2 महीना पहले जो है 6 लाख केसेस वापस लिया लोगों से, जो कोविड के दौरान दर्ज हुई थी। तो ये सब जो है, हाँ, अगर जैसे एक चीज होता है कि आपको फीडबैक मिल रहा है, अगर आप फीडबैक को इस तरह भी कह सकते थे कि आपकी पार्टी के लोग कहते हैं हाँ ये तो अरविंद कुमार को जो है फला आदमी ने कुछ दे दिया होगा, इस वजह से ये कह रहे हैं कि योगी की पुलिस लोगों से पैसा ले रही है, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। आप चुपचाप घर पे बैठे रहते तो पब्लिक आपको उसका परिणाम दे देती, और आपने उस पर काम किया, आपकी पार्टी ने, लोगों ने जो है, बीजेपी ने उस पर वर्कआउट किया, तो वो उसके पक्ष में गया है। जो लोग वो सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, उनकी अगेंस्ट जा रहा है इलेक्शन। सही बात है, ये बात तो सही है अरविंद जी की भारतीय जनता पार्टी हर फीडबैक को बहुत सीरियसली लेती है। ये मैं आपको बता सकता हूं पूरे विश्वास के साथ,
कि किसी का भी फीडबैक आता है, कहीं से भी फीडबैक आता है, उसको बीजेपी बहुत सीरियसली लेती है, उस पर एनालाइज करती है, अपना विश्लेषण करती है और अपने तरीके से उस पर कार्य करती है। लेकिन अरविंद जी, इस चुनाव में बहुत ही खास बात देखने को मिली कि बहुजन समाज पार्टी कंप्लीट वाइप आउट हो गई, ऑलमोस्ट टोटल वाइप आउट हो गया। जबकि माना जा रहा था कि इस बार जो है इनका परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा अच्छा हो सकता है, और जो है थोड़ा फोकस करके कैंपेन चल रहा है कुछ सीटों को करके, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया और बसपा का ऐसा हश्र क्यों हुआ है? देखिए, हम लोगों की जो एकेडमिक सर्किल है, उस सर्किल में जो है हम लोगों ने जितना प्रेडिक्ट किया था बीएसपी के बारे में, उससे अच्छा परफॉर्म किया। हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि 9 से 5% के बीच में वोट रहेगा। ये जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था उसके पहले हम लोगों की जो है इंटरनल बातचीत थी कि जो है कुछ जगह ट्विटर स्पेसेस वगैरह में मैंने बोला भी था जब ये चुनाव हो रहा था, लेकिन तो चुनाव के दौरान कुछ चीजें हुई जिससे जो है वो वोट परसेंटेज 2% और बचा रह गया। देखिए, बीएसपी को लेकर 2019 से मैंने इसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन और तमाम चीजों की जो एनालिसिस है उसको लेकर मैंने कुछ आर्टिकल लिखे हैं प्रिंट में। हिंदी में एक आर्टिकल है, किस गतिरोध में फंस गई है बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद अभी मान्यवर कांसीराम की डेथ एनिवर्सरी पर भी मैंने लिखा कि इज बीएसपी गेम ओवर। मैंने लिखा है कि बीएसपी का जो है खेल खत्म हो चुका है। देखिए, ये बहुत ही एक हरेस बात है, मतलब बहुत ही कड़वी बात है। इसको लोग सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, मतलब जो चीज फैक्ट होती है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के तौर पर खत्म हो चुकी है। जो वहां बचा है, जो आपको दिखाई देता है, वो है एक नेता और कुछ उसके फॉलोवर और कुछ उसके साइको फैन। हाँ, तो बचे हैं उनके समर्थक और कुछ साइको फैन। तो उसको हम देख के जो है बाहर से हमको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी, बट एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो खत्म हो चुकी है। और इसके खत्म होने की शुरुआत हुई है 2007 के इमीडिएटली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। देखिए, बीएसपी जो है, मतलब हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी पर चलती है। बीएसपी 2007 के चुनाव के बाद जो है इस पार्टी में बहुत भयानक बदलाव हुए, अंदर से बदलाव हुए, इंटरनली जिसे कहा जाता है। पोजीशन होती है, उससे आपको चेंज करना होता है, यही प्रैग्मेटिक पोजीशन है। तो बीएसपी ने जो है 2007 के बाद जब सरकार में आए तो कुछ जो है पॉलिटिक्स में कुछ रॉन्ग कैलकुलेशंस होते हैं। तो रॉन्ग कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन ये था इन लोगों का कि हम बस जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2009 में। और वो प्रधानमंत्री 2009 में बनने के चक्कर में इन्होंने तमाम परिवर्तन कर डाले। तो पहला परिवर्तन जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने किया कि अपने जो पार्टी संगठन का मुख्य पत्र होता है, अखबार होता था, उसको कहा कि ऐसा करो, ये शायद 2007 के पहले ही शुरू हुआ था, उसमें कहा ऐसा करो कि इसमें मनुवादी और ब्राह्मणवादी शब्द मत हटा दो, अब ये शब्दों का प्रयोग मत करो, ठीक है। कुछ पार्टी के नेताओं ने फिर कहा कि हाँ, इससे हमारा वोट बैंक नुकसान होता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो है अखबार ही बंद कर दो पार्टी का। तो चलिए, पार्टी का अखबार आपने बंद कर दिया, तो उससे आपका जो है जो कम्युनिकेशन, मतलब अपनी पार्टी की पॉलिसीज हैं, बहुत चीजें हैं कि आप अपनी विचारधारा ही नहीं बताते, अपनी पॉलिसीज बताते हैं पब्लिक में कि क्या क्या हमारी पॉलिसीज है। तो ये सब खत्म हो गया। फिर 2007 के बाद 2009 के आसपास जो है पार्टी के अंदर दो झगड़ा शुरू हो गया, बड़ा इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गया। और वो स्ट्रगल शुरू हुआ पार्टी के कार्यकर्ता संगठन जो था और पार्टी के चुने हुए एमएलए के बीच में। आप जानते हैं कि एमएलए जल्दी से सरकार बनाने के चक्कर में बीएसपी ने उन दिनों ढेर सारे जो है अपर कास्ट को भी टिकट दे दिया था, सब लोग जो जीत के आ गए थे। तो छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा शुरू हुआ। और वो नॉर्मल सी बात है कि जैसे एमएलए के खाते में 150 हैंडपंप जा रहा है, तो किसको बंटेगा और कैसे बंटेगा। तो पार्टी के संगठन के लोग कहे कि जो है चूंकि हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए रहे हैं जिताने के लिए, तो हैंडपंप उनको मिलना चाहिए पहले, या एक कोई मैकेनिज्म इवॉल्व होना चाहिए। एमएलए क्या करते हैं, एमएलए कहते हैं नहीं, वो उनको अपने लोगों को देना होता है जो उनके
तो इन सारी चीजों को ऐसी ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें, मैं बहुत तमाम चीजें गिना सकता हूँ। तो वहां जो है झगड़ा शुरू हो गया, और जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये झगड़ा जो है गया फिर एंड जो है मायावती जी के दरबार में। तो इन्होंने कहा एक काम करो कि जो एमएलए कहेगा वही होगा, जो संगठन कहेगा वो नहीं किया जाएगा। तो चलिए फिर संगठन में और बवाल हुआ, तो इंटरनल इन्होंने कहा ऐसा करो कि संगठन को एमएलए की चॉइस के हिसाब से बताओ, ठीक। तो कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा, कौन जिला अध्यक्ष होगा, कौन जिला महासचिव होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी में दे दी गई एमएलए को आपने दे दिया, मतलब इंडिपेंडेंट जो संगठन होता वो संगठन खत्म हो गया। उसके बाद आ गया 2012 का चुनाव। 12 के चुनाव में सडनली लोगों ने फिर से र्यूमर फैलाना शुरू किया कि अरे वो तो बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। तो एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में इन्होंने अपने 80 या 90 एमएलए का टिकट काट दिया। अब टिकट आपने काट तो दिया, लेकिन तो आपका संगठन तो होना चाहिए, जो आपका वहां संगठन था वो तो एमएलए के लोग थे। तो वो एमएलए, अब कोई आदमी जो है अपनी जिंदगी, मैं अगर आज राजनीति शुरू करूं और 45 साल तक राजनीति मैं करूं 50 साल तक, और 50 साल बाद अचानक से कोई मुझे कहे अब तुम चुनाव ही नहीं लड़ सकते, तो ऐसे थोड़े नहीं होता। हम जो है कल से पढ़ाना दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। जो लोग केवल वो समाज सेवा नहीं है बल्कि वो प्रोफेशन भी है लोगों का, उसी से उनका खर्चा, घर द्वार सब कुछ चल रहा है। वो कोई मतलब लोगों को ये भूल जाना चाहिए कि जो है केवल वही है, वो समाज सेवा के नाम पर करते हैं। तो वो सारे एमएलए वगैरह ज्वाइन कर लिए समाजवादी पार्टी, और कुछ जीत के आ गए, बड़ी संख्या में जीत के आए लोग। और वो जीत के क्यों है? क्योंकि इनका ग्रास रूट पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था, क्योंकि वो तो लोग एमएलए के लोग थे ना। आपने तो अपना संगठन खत्म कर दिया। तो मायावती ने बीएसपी की जो है डिफीट खुद लिखी है, खुद अपने हाथों लिखी, और ये जो है लगातार इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई भी सुधार नहीं किया। एक साइमल्टेनियस बात ये हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि बहुजन समाज, हर पार्टी के अंदर कंपटीटर होते हैं। नेता जो है जब आप डिलीवर करते हैं तो जब तक आप डिलीवर करेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको हट जाना होता है। वो आप बीजेपी में देख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जब नहीं चुनाव जिता पा रहे थे, लगातार पार्टी हार रही थी। 2009 के पहले तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो उनको हटा दिया लोगों ने, और नई टीम आई। नई टीम में जो है उसको पूरे देश में जीत के दे दिया। अब अगर नई टीम नहीं परफॉर्म करेगी तो नई टीम भी हट जाएगी। वो चीज बीएसपी में नहीं हो रहा। देखिए आडवाणी जी जो है, उनकी टीम जो है ईवीएम को दोषी देना शुरू कर दी थी। वो काम जो है ये लोग भी करना शुरू कर दिए। इंटरनली मतलब बहुत ढेर सारी चीजों को इधर उधर दोषी देते हैं, कि कभी कहते हैं कि जो है 2009 में कहा कि हमारा जो है नंबर ऑफ वोट बढ़ गया है। 2012 में कहा कि हमको हमारे खिलाफ अफवाह फैला दी गई। 14 में कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। 17 में कहा ईवीएम गड़बड़ है। 19 में कहा यादवों ने वोट नहीं दिया। 22 में कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों ने वोट। मतलब कभी भी खुद को नहीं देखना कि क्या हमसे भी कोई गलती हो सकती है। सबसे पहली शुरुआत जो है, अगर कोई किसी चीज की शुरुआत होती तो वो यहीं से होती है कि हमसे कोई गलती हुई है क्या। तो वो कतई नहीं देख रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन पूरा खत्म कर दिया। तो रिजल्ट कहां से आएगा आपके पास? लेकिन एक बात और है अरविंद जी, मैंने कुछ साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि क्राइसिस इन दलित पॉलिटिक्स को लेके हिंदुस्तान टाइम्स पे था। तो उसमें मैंने एक बात बोला था कि क्राइसिस इन दलित पॉलिटिक्स जो है ये एक्सटेंशन है क्राइसिस इन दलित डिस्कोर्स का। जो दलित डिस्कोर्स भारत में चल रहा है वो अभी भी 50-60 साल पुराना डिस्कोर्स ही चल रहा है, और वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज भी हो रहा है लेफ्ट के इन्फ्लुएंस में। पिछले कुछ सालों से आपको देखने को मिला होगा कि रियलिटी से कोई लेना देना हो ही नहीं गया है, कि इट्स अ वेरी रेडिकलाइज्ड विक्टिमहुड सीन्स मेंटालिटी वाला डिस्कोर्स है, जबकि समाज और देश दूसरी तरीके से जा रहा है। दलित समाज में अगर आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा मिडिल क्लास, एक अच्छा खासा वर्ग तैयार हो चुका है जो सीज मेंटालिटी में नहीं रहना चाहता है। तो आपको नहीं लगता कि दलित डिस्कोर्स की जो समस्या है
और बीएसपी के जो आइडियोलॉजिकल लाइन है या जो डिस्कोर्स है वो भी स्टैग्नेट हो गया था, तो पार्टी अपना आप खत्म होती जा रही है, क्योंकि बीएसपी भी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी थी ना। हाँ देखिए, मतलब ये बात ठीक है कि जो है, जो आप कह रहे हैं कि दलित डिस्कोर्स में प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम पूरे बाकी जगहों पर भी दिखाई देती है कि केवल अकेले बीएसपी की ये हालत नहीं है। चुनावी हार जो है केवल बीएसपी की नहीं है, और भी तमाम जो दूसरे राज्यों में, मतलब खासकर महाराष्ट्र वगैरह में जो दलित पार्टियां हैं, वो जो है वो मीन्स उनकी सिचुएशन इस वजह से है। देखिए, एक बहुत बुरी दिक्कत आई है कि जो लेफ्ट का इन्फ्लुएंस रहा है इस पूरे 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 तबके में, उसकी वजह से लोग बहुत बुकिस हो गए। जो इंटेलिजेंसिया खासकर है, वो किताब देख के तब वो जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। वो ये नहीं देखना चाहती है कि भाई जो है मीन्स ये नहीं देखना चाहती कि एक्चुअली में क्या क्या किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्या लोगों के मीन्स एस्पिरेशंस हैं, किस तरह का लोगों का सोच है, किस तरह की नई जनरेशन आ रही है, कितने चेंजेस आए हैं। मतलब हमेशा हम जो है या कोई भी समाज जो है ये ड्रम नहीं पीट सकता कि 2000 साल पहले हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। भाई 60 सालों में जो है बहुत प्रगति भी किया है इस समाज। मीन्स हम लोग अपने जब जो है लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो लोग जिंदा बताते नहीं हमारे समय में ये नहीं था। मतलब लोग कहते हैं कि हम तो जो है एक रोटी खा के पूरा दिन पड़े रहते थे, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक कपड़ा होता था तो उससे पूरा गांव शादी अटेंड, सब पूरे गांव की शादी हो जाती थी वही पहन के। तो वो सारी चीज वो कंप्लीटली बदल गई, और इन सारी चीजों को, वो जो चेंजेज हैं, पॉजिटिव चेंजेज हैं सोसाइटी में, वो चेंज तो देखना होगा। और अगर आप जो है वो चेंज नहीं देखना चाहते हैं तो दिक्कत है। जो लेफ्ट के डिस्कोर्स की प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा ये देखता है कि इंटेलेक्चुअल का जो टर्मिनोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल यूज करते हैं। और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का काम होता है उनके लिए कि समाज में क्राइसिस पैदा करना, जिससे कि क्रांति आए। ठीक, ये जो है आप ग्रामसी को पढ़ेंगे तो आपको मतलब वहां पता चलेगा कि ग्रामसी का ये जो है ये उसका इंटेलेक्चुअल की डेफिनेशन है, प्रॉब्लमेटाइज एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन। हाँ, तो उसी के तहत वो प्रॉब्लमेटाइज करते हैं कि कोई चेंज भी आ गया है, लोगों का जो है स्थिति भी ठीक हो गई है, तो लोगों को 3 टाइम खाना भी मिलना शुरू हो गया है, तो उसको एक्नॉलेज नहीं करना, उसको जो है उसको प्रॉब्लमेटाइज करना। क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि सोसाइटी में, मतलब मैं उसको कहता हूँ झगड़ा लगा, ठीक है। तो अपने अवधि भाषा में कि सोसाइटी में झगड़ा लगाना, जो नहीं भी एग्जिस्ट करे उसको भी कहिए कि ये एग्जिस्ट करता है। अब वो पूरा जो मोड ऑफ थिंकिंग है, वो मोड ऑफ थिंकिंग इधर भी घुस गई, और जब घुस गई तो लोग जो है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हम लोग अब लगातार कह रहे हैं कि जो है पूरी लिबरलाइज इकोनॉमी आपसे मिस हो गई। पूरा दलित डिस्कोर्स इसी चक्कर में पड़ा रहा, हमें हुक्मरान बनना, यही ढोल पीटते रहे। आपके सामने से लिबरलाइज इकोनॉमी मिस हो गई, आपके सामने से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन मिस होने के कगार पे है। कि आज की डेट में क्या है कि दुनिया भर में जो है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पढ़ के लोग जो है एक साल में करोड़पति हो जा रहे हैं। इधर जो है हमारा बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में ढोल बजा रहा है, दलित समाज का बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में ढोल बजा रहा है, क्योंकि उसको क्रांति लाना है। तो ये प्रॉब्लम तो आई है, मतलब ये ओवरऑल प्रॉब्लम। लेकिन पार्टी की प्रॉब्लम और डिस्कोर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि डिस्कोर्स जो होता है ये एंजाइटी क्रिएट करता है लगातार। मैंने जो है अभी कुछ एक और चैनल पर, अम्बेडकर नामा पर भी ये बात मैंने कहा, और लोगों ने पूरा एंजाइटी ये क्रिएट करता है। अरे अब ये हो गया तो अब हमारा गुलाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हमने कहा है कि भाई देखो, कुछ नहीं होता है, ठीक, कुछ भी नहीं होता, कोई आपको खा नहीं जाए। बीजेपी सिंपल सी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो भी सबका ध्यान रखती है। 5 सालों में 10 सालों में हम देख रहे हैं कि जो है पार्टी गरीब लोगों का ख्याल नहीं रखी है, ऐसा कतई नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि जो है एक
बिरादरी में सिलेंडर बट गया हो और दलित बस्ती में नहीं बटा हो, मैंने नहीं देखा भाई। ठीक है, हम देख रहे हैं कि सबके पास पैसा जा रहा है तो आपके पास भी जा रहा। तो इसको लेकर लोगों ने बहुत निगेटिव परसेप्शन, ये जो लॉट है बहुत निगेटिव परसेप्शन बना दिया है। इसकी वजह से जो यंगर जनरेशन है या एक लॉट है उसमें बहुत एंजाइटी जबरदस्ती की आ गई, और ये एंजाइटी बहुत निगेटिव फॉर्म में जाती है, कभी कभी जाती है कि जो है इधर जाएगी, और मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जब ये हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हमको येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पावर गेन करना, तो तमाम स्टूपिडिटी आप सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं। अब कर्नाटक में जो है अंबेडकरवादी छात्र झंडा लेके जो है हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। ठीक, आपने देखा ही होगा ये सब हुआ है। इसका समर्थन कर रहे हैं, हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भी खबर मतलब पूरा जो है चली है ये मीडिया में। तो उसको हम लोगों ने अंबेडकर का पार्टीशन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया निकाल के दिखाया लोगों को कि देखो क्या कर रहे हो। तो लार्जली यही है कि आप इरेशनल हो जाएंगे क्योंकि आपको एक कम्युनिटी का समर्थन चाहिए वो जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। तो वो इरेशनलिटी घुसी है, और इरेशनलिटी जो है यहां से घुसी है। वो आप बात सही कर रहे हैं कि जो है चलो इनका भी समर्थन ले लेना है, उनका भी समर्थन ले लेना। आप देखिए, शुरुआत ही मैंने वहीं से किया कि जब आपका कोर एक बेस होता है और फिर आप दूसरे को जब लाते हैं, तो दूसरे को लाने के लिए आप कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं, और कंप्रोमाइज करते करते एक जगह वहां चले जाते हैं कि जहां से पता चला आपका कोर भी गायब हो गया होगा। तो यही हुआ है मतलब दलित पॉलिटिक्स में। इन सबके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि इंटरनल जो है प्रॉब्लम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में है भी। दूसरी चीज है जो कंपटीटर है, कंपटीटर बीजेपी, और बीजेपी एज ए पार्टी फॉर अहेड है इन सारी पार्टी से। ठीक, तो वो एक बड़ी मशीनरी के तहत वर्क करती है, उसमें के पास लोग हैं, नए टैलेंटेड लोग हैं, यंग मीन्स अलग अलग तरीके के लोग हैं, लोगों में ह्यूमिलिटी है। मीन्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम करने वाले लोगों में तो जबरदस्त ह्यूमिलिटी है, मतलब लोगों को सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, पार्टी के समर्थक अपना जो लोगों को ट्रोल करें वो एक दूसरी चीज है, उस पर किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है, तो उसे मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन तो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जो लोग वर्क करते हैं उनमें तो जबरदस्त ह्यूमिलिटी है। वो लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जब ये चीजें होंगी तो कंपटीटर आपका जो है जब टाइट होगा तो आप जाहिर सी बात है जाएंगे, डूबेंगे। सही बात है। लेकिन थोड़ा आगे इसी बात को बढ़ाते हुए अरविंद जी में पूछना चाहूंगा कि इस बार जो दलित वोट है वो काफी बड़ी संख्या में भाजपा को शिफ्ट हुआ। अब दलित तो पहले भी भाजपा को वोट कर ही रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा नोटिसेबल शिफ्ट हुआ कि बीएसपी का वोट उधर ज्यादा शिफ्ट हो गया, जो उनका लगता है कि कोर वोट में भी जो है भाजपा अपना स्टेक लेने में कामयाब रही है। सो भाजपा ने ऐसा क्या किया और भाजपा ऐसा क्या कर रही है कि जो शेड्यूल कास्ट वोट है, जो दलित वोट है, दलित जातियों का वोट है, जो कोर वोट हुआ करता था कभी बसपा का, वो भी इनकी तरफ जा रहा है। देखिए, मतलब ये तो आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि आप पार्टी संगठन में भी आप लोग नहीं एज एन ऑब्जर्वर आप क्या देखते हैं? लेकिन एज एन ऑब्जर्वर नहीं, मैं बताता हूँ, संगठन कैसे कि हम लोग अगर बैठे, पार्टी के लोग बैठे, तो एक इको चैम्बर भी बन जाता है। आप बाहर से बताएंगे तो हमको भी कुछ नई चीज पता चलेगी। जी। देखिए, मीन्स पहले जो बीजेपी थी, जब वो दलितों का वोट गेन करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा ये होता था कि कैंडिडेट्स वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो लोग दलित बस्तियों में जाते, ये सोच के नहीं जाते, पहले ही डिसाइड कर देते थे कि ये जो है ये तो हमको वोट नहीं करेंगे, ये मायावती को वोट करेंगे। ठीक, तो ये जो है 2014 के पहले ये बड़ा ट्रेंड था बीजेपी में। 2014 के बाद ये ट्रेंड जो है, या 2012 के बाद ये ट्रेंड ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ, और ब्रेक डाउन में जो है बीजेपी ने पहले जो है जो जाटो और नान जाटो चमार जातियां थी, सबसे पहले उनमें आउटरीच किया अपना, तो उधर से सपोर्ट आया। इस वाले चुनाव में
खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो है ये चल रहा था, पूरा किसान आंदोलन, जाटों का अपना आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ जो है एक बहुत क्लियर कट बात थी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो मतलब जो मायावती वाला कोर वोट बैंक है, जाटव है, जो चमारों की एक जाति क्लेम करता है, वो बहुत सिग्निफिकेंट संख्या है। वो इतना सिग्निफिकेंट है कि आगरा को उसकी राजधानी कहा जाता है, और बहुत ढेर सारी सीटें जब आप 60 के पहले का हम लोग इलेक्टोरल एनालिसिस करते हैं तो वो हमेशा जो है आरपीआई वगैरह को वोट देता रहा है और उसके सांसद वंसद भी बनते रहे हैं कई जगह। तो आप सोच सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो उनका हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जाट ग्रुप से लगातार बना रहा। इस वाले चुनाव में एक तो ये बीजेपी ने जब ये देखा कि जो है ऐसा हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है कि जाट आंदोलन का उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसने अपने बड़े नेताओं को उतारा इस फील्ड में। और उनमें जो है बड़ा नाम जो है बेबी रानी मौर्य का था, जो उत्तराखंड की गवर्नर थी। उनको पहले तो पूरा घुमाया गया था, और कुछ रैलीज में देखा हमने कि पोस्टर बने तो उनमें जो है बेबी रानी मौर्य जाटव लिख दिया गया। ठीक, ये सब काम हुआ वो मैसेजिंग के तौर पर। और फिर जो है चुनाव के कुछ महीने पहले उनको गवर्नर पद से इस्तीफा दिला के पार्टी संगठन में, शायद वो महासचिव हैं या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या हैं, जो भी होंगी, और इस पूरी बेल्ट में उनको बहुत अच्छा खासा घुमाया गया। इसका जो है एक तो ये रहा है, दूसरा चीज रहा कि मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल आउटरीच पार्टी ने बढ़ाया, जो मायावती का कोर वोटर कहा जाता है। और देखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल ओवररीच बढ़ाते हैं तो वो वर्कआउट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। वो ऑर्गेनाइजेशनल ओवररीच वर्कआउट की, और वर्कआउट इस वजह से की क्योंकि बीजेपी की जो, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक, अगर आप जाएंगे, कहीं जाएंगे, मान लीजिए मेरे गांव में गए या किसी गांव में गए, तो किसी आदमी के पास जाएंगे, कहेंगे हाँ भाई आपको किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हमको नहीं मिल रहा। वो कितना भी बड़ा किसी पार्टी का सपोर्टर हो, वोटर हो, ठीक। तो वो एक पॉइंट होता है जहां पर आप डायलॉग शुरुआत कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और उसका जो है बड़ा रिजल्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में निकल के आया। आगरा जो जाटवों की राजधानी कही जाती है, वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, मैंने सरसरी निगाह से ही अभी देखा है, उनका वोट परसेंटेज 1 लाख से ज्यादा है, कुछ का तो 1.5 लाख, मतलब मैसिव तरीके से वोट वहां उन्होंने पाया। तो जो बताता है कि ये जो एंटोगोनाइज तबका था, उसके बीच में जब आपने आउटरीच बढ़ाया तो वो जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर गया। इसके अलावा भी मैं बता रहा हूं कि हमने ये देखा है कि सर्वे एजेंसी है, एक स्कॉलर्स का ग्रुप है, तो उनसे भी मैंने जो है कंफर्म किया कि किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहा है फेज वाइज। तो फेज वाइज जो है ये वाला बेल्ट, जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं छठवें फेज तक, वैसे वैसे मायावती के वोट जो मायावती से छिटक रहा था पहले फेज में, वो सबसे ज्यादा बीजेपी को गया। और फिर ये चीज फेज वाइज बदलती जाती। फिर जो थर्ड फेज है, जैसे जो ये इसको कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र, जहां यादव डोमिनेटेड, मतलब यादव फैमिली का बड़ा बेल्ट है, अखिलेश यादव का, उस वाले बेल्ट में जबरदस्त तरीके से स्विच हुआ। ठीक, फिर जब आप अवध क्षेत्र में जाते हैं, इंटरनल सर्वे इस तरह बता रहा कि अवध क्षेत्र में उल्टा होता है, फिर वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाना शुरू होता है। तो उधर आप देखेंगे तो बस्ती, अंबेडकर नगर, फिर जो है आजमगढ़, गाजीपुर, ये तो कुछ जिले हैं जहां बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई। यहाँ तो उसको बहुत सीवियर वर्कआउट करने की जरूरत है। अच्छा, उसमें भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि जो है, मैं लोगों से बातचीत करता था तो लोग बताते थे कि जो है कुछ बीजेपी कैंडिडेट तो जाते ही नहीं थे, गाँव में ही नहीं जाते, वो वाली जो है प्रॉब्लम वहां बनी रही। और जो है
कुछ लोग शायद जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल इंचार्ज अगर गए होते तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस हूँ कि आप जाएंगे लोगों के बीच में, अगर आपने काम किया है तो पीपुल वोट यू। अगर आपने काम नहीं किया है तभी लोग एंटागोनाइज होते हैं उसको। मतलब इस मामले में लोगों के बीच में ईमानदारी है। और ये इस तरीके से फिर जब बनारस वाले जोन में जाते हैं, मतलब जो लास्ट फेज था उसमें मैसिव शिफ्ट था। जो मायावती वाला दलित वोट बैंक है उसमें मैसिव शिफ्ट जो है बीजेपी की तरफ, मतलब अराउंड 60% वोट जो मायावती से छिटका है वो बीजेपी की तरफ गया है, अगर मैं करेक्टली रिकॉल कर पा रहा हूँ। ये बताता है इंटरनल सर्वे। तो वहां ये दिखाई देता क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही वहां की कमान संभाले हुए थे, तो उस जगह पर जो है उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और तमाम चीजें जो है वो ज्यादा वर्कआउट कर रही थी। वो सब में वर्क करती है तो उनमें भी वर्क करेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं कि वो कोई एलियन स्पीसीज है। तो जो बात है वो बात अल्टीमेटली मुद्दों की ही कही जा रही है। इसके अलावा भी बीजेपी ने एक काम और भी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मतलब जो चेंज है बीजेपी की पॉलिसीज में, वो चेंज ये है कि कम्युनिटीज के झगड़ों में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन खासकर टॉप लेवल लीडरशिप न्यूट्रलिटी की पोजीशन अपनाई कि जब कहीं जो है वो होते हैं, झगड़ा होता है या कुछ होता है तो बहुत जो है पीछे नहीं पड़ जाते हैं, एक समुदाय के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो जैसे एक जगह का एग्जांपल है कि दो मंत्री जो है, एक मिनिस्टर एक बिरादरी को लेकर खड़े हुए थे, दो जातियों में झगड़ा हो गया था, दूसरे मिनिस्टर जो है दूसरी पार्ट पोजीशन में खड़े थे, तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो है बहुत ज्यादा एक को पुश नहीं किया। उससे पता चलता है कि हाँ ये न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन है। तो वो वाले पोजीशन से जो पार्टी की न्यूट्रल पोजीशंस हैं, मतलब कुछ जगहों पर वो भी इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट किए। अगर किसी एक के पक्ष में आप खड़े होंगे तभी ग्रास रूट पे काउंटर मोबिलाइजेशन होता है। तो ये भी बड़ा चेंज रहा है। और बड़ा जो है परिवर्तन वो एक तो जो पॉलिसीज थी कि आपका राशन डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों को पैसा देना, ये जो है बड़ा काम किया। एक और इसमें एक बात और भी मैं ऐड काम कर देना चाहता हूं कि वीमेन एम्पावरमेंट, हम लोग क्योंकि मैं तो खासकर जो है लोगों से बहुत आम तौर पर मिलता जुलता हूं और जानता हूं इस बात को। हमारे यहाँ उत्तर भारत में अभी भी महिलाएं मोटा तौर पे जो है अपने पतियों पर डिपेंडेंट है। तो मतलब उनको अगर 10 रुपए की भी जरूरत होगी तो भी वो अपने पति से ही मांगती हैं। और जानते हैं कि सबकी अपनी जरूरत होती है, बहुत ढेर सारी चीजें। थोड़ा सा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो महिलाओं को सख्त जरूरत है, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत एब्सोल्यूट, वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से, प्रधानमंत्री की पॉलिसी से वो आई है महिलाओं में। और खासकर जो उनका पैसे वैसे का ट्रांसफर करने वाला स्कीम्स है, तो उससे हो सकता है कि मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मिला के लोगों के पास 4,000 रुपए हो गए, 5,000 रुपए हो गए। और ये बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है। मेरे कजिन जो है वो बैंक मैनेजर है और वो मुझे ये बात लगातार बताते हैं, कहते हैं कि जब जो है ये पैसा ट्रांसफर होता है तो महिलाएं 10-10 किलोमीटर से पैदल चल के आती हैं। और जो है 10 किलोमीटर अभी भी ये है कि 10 किलोमीटर से पैदल चल के आती हैं कि वो चूंकि उनको 20 रुपया किराया बचाना है और उनके खाते में 500 रुपया है, वो 500 रुपया ये पता करने के लिए चल के गांव से 5 किलोमीटर से आ जाती हैं कि वो प्रधानमंत्री वाला पैसा आया कि नहीं आया हमारे खाते, ठीक। या किसी ने र्यूमर उड़ा दिया कि पैसा आ गया है, तो वो जो गरीब तबका है, महिलाएं, वो चल के आ जाती है। ये सारा जो है वर्कआउट कर रहा है। और ये बात जो है ना तो अपोजिशन के लोग समझते हैं और ना ही हमारा दिल्ली में बैठा हुआ इंटेलिजेंसिया समझता है इन सारी चीजों का मायने। उसको लगता है कि जो है कास्ट ही केवल काम करता है, सोशल इक्वेशन काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब सोशल इक्वेशन तब काम करता है जब जो है दूसरी पार्टी सोशल इक्वेशन ना कर रही। अगर एक पार्टी केवल एक ही जाति धर्म के लोगों को, एक जाति की, खासकर अपने यहाँ तो जाति का मामला है, एक ही लोगों को नॉमिनेट करे,
सारे कैंडिडेट बना दे, तब आप जो है डाइवर्स कैंडिडेट दे के उसके अगेंस्ट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जब सारी पार्टी वही कर रही है, तब उससे कुछ ज्यादा बात करनी होगी आपको, और फिर उसके ज्यादा बात जो है पॉलिसीज होती हैं। और फिर पॉलिसीज के अलावा भी एक चीज होती है, यहाँ मतलब ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर में पढ़ते हैं, वैलेंसी थियरी ऑफ वोटिंग होती है। सो वैलेंसी थियरी ऑफ वोटिंग वो होती है कि केवल नेता या पार्टी प्रॉमिस ही ना करे, बल्कि पब्लिक को विश्वास भी होना चाहिए कि ये आदमी उस प्रॉमिस को डिलीवर करेगा। तो राहुल गांधी तो प्रॉमिस किए न्याय स्कीम का हम 18,000 देंगे, लेकिन पब्लिक को विश्वास नहीं है उनके ऊपर। अब उसके रीजन मतलब उसकी अपनी लॉजिक है। हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक विश्वास नहीं कर रही है तो वो ये है वो है, नहीं, उसकी अपनी लॉजिक है, उसका अपना समझ है। उसने आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा हुआ है कि आपने प्रॉमिस किया था, नहीं दिया। इन्होंने प्रॉमिस किया है, दिया है उनको कुछ ना कुछ। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा वर्कआउट करती हैं। और ये बीजेपी नेताओं को जब वो अप्रोच करते हैं लोगों के बीच में, तो वो उनको एज देती है कि अगर बीएसपी का नेता जाएगा एक गांव में और एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, उसको पूछेगा कि आपकी सरकार 5 बार मुख्यमंत्री रही, हमको क्या दे, ठीक। और यही चीज अगर जो है बीजेपी का एक मतलब ऐसे समझिए कि चारों पार्टियों के एक कार्यकर्ता को एक गांव में भेज दीजिए और एक आदमी खड़े होकर पूछना शुरू कर दे कि जो है वहां लेबर हो, ईंट भट्टे पर काम करता हो, डेली वेज लेबरर हो, वो खड़े होके पूछे कि आपकी 5 लोगों की पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, क्या दिया। और खासकर आदमी पूछेगा और औरत पूछेगी, ठीक, दोनों का तो वो बड़ा डिफरेंस होगा। एक औरत सोचिए खड़ी होके पूछे कि क्या दिया, तो क्या आपके पास होगा सब्सटेंसिव बताने। सही बात है। वो उस जगह पर बीजेपी को बहुत मैसिव एडवांटेज है। बीएसपी नहीं क्लेम कर सकती कि जो है उसने किसी दलित बस्ती के पूरे गांव के लोगों के लिए कुछ ना कुछ दिया है। समाजवादी पार्टी नहीं क्लेम कर सकती, कांग्रेस नहीं क्लेम कर सकती। वो उस जगह पर बीजेपी को बहुत जबरदस्त एडवांटेज। ये आप बात तुम सही बोल रहे हैं अरविंद जी, क्योंकि जैसे कि मैं भी यूपी में काफी इस बार दिसंबर से ही लगातार घूम रहा था, प्रवास पे था काम से अलग अलग, और जहां भी मैं जाता था मैं अपने युवा मोर्चा के संगठन के लोगों को ये बात बोलता था कि जब कोरोना की महामारी आई तो जो ग्राउंड पे जिस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भाजपा के ही थे, बाकी के कार्यकर्ता नहीं निकले थे। थोड़ा बहुत अपने इंडिविजुअल एफर्ट से निकले होंगे, लेकिन संगठन के तौर पे भाजपा का कार्यकर्ता नीचे उतरा था। हमारे युवा मोर्चा में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, इसी कारण उनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि उस समय वो बाहर घूम रहे थे, लोगों को राशन पहुंचा रहे थे, मदद कर रहे थे। और ये पार्टी का अपना पूरा कैंपेन था, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टी ने किया था। तो मैं ये बोलता था कि आप मुसीबत के समय जनता के साथ खड़े थे। आप जब वोट मांगने जाएंगे, आप ये मान के जाइए कि जनता आपके साथ खड़ी रहेगी और आपको वोट करेगी। उन समाज में भी, उन इलाकों में भी जहां पे आपको पहले वोट नहीं मिलता था, वहां भी आप जाएंगे, आपको वोट मिलेगा। ऐसा हुआ है इस बार अरविंद जी। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि आपके पास काम गिनाने को है एज अ भाजपा, पिछले 5 साल का और 7 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल है। अरविंद जी, हम लोग एक अलग एपिसोड करेंगे जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इस आम आदमी पार्टी को भी एनालाइज किया जाएगा, ताकि थोड़ा और डेटा आ जाए, तुम लोग और अच्छे से उस बात को कर पाए। खासतौर पे आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है पूरे देश में धीमे धीमे, वो एक वाइडर डिस्कशन का, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि पंजाब की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट किया गया शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन पंजाब में शिक्षा स्वास्थ्य में भी बहुत काम हुआ है पिछले 5 साल में, ठीक ठाक काम हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की अपील क्यों है, उसको समझना है, वो सोशोलॉजिकल वे से समझना है कि उसका वो फिनोमिना क्या है। वो सिर्फ स्कूल, बिजली, पानी का मामला नहीं है, कुछ और बड़ा परिवर्तन एक हो रहा है। लेकिन मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि बसपा तो खत्म हो गई, चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के थे, वो अपना जमानत उनकी जब्त होगी गोरखपुर में, जिनको नेक्स्ट बिग थिंग बताया जा रहा था। सो अब बसपा का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर जो बचा हुआ है, जो वोट बैंक बचा हुआ है, जो राजनीति की विरासत है बसपा की, जो कांशीराम से चली आ रही है, उसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत मतलब साफ है, तमाम राज्यों में पार्टी का 14% के आसपास से वोट परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है जगह जगह पर, ठीक है।
और वो वोट परसेंटेज अलग अलग जगह छिटका है। वो बीएसपी में जो बचा खुचा है, अगले चुनाव में आप देखिएगा, मतलब ऐसे ही गिरता है। किसी पार्टी का वोट परसेंटेज ऐसे गिरता भी है और इसी तरीके से उठता भी है कि पहले 20% रहेगा, फिर 25%, अगर बढ़ रहा है तो 25% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा। बीजेपी का भी वोट परसेंट अचानक से जो है 40% नहीं पहुंच गया है, वो धीरे धीरे बढ़ा है, चुनाव दर चुनाव बढ़ा है। वैसे ही जब किसी पार्टी का वोट परसेंट गिरता है तो वो भी लगातार ही गिरता, धीरे धीरे गिरता। हाँ, एक समय के बाद वो ऑल ऑफ सडन गिर जाता है। वो इस वजह से गिरता है क्योंकि वोटर को एक टाइम के बाद लगता है कोई भी अपना वोट वेस्ट करना नहीं चाहता है। ठीक, सर कोई चाहता है कि हमारे वोट की वैल्यू हो। हाँ, कुछ साइकोफाइन हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन नॉर्मल एक इंसान जो है चाहता है कि हमारे वोट की वैल्यू हो, हमारे वोट से सरकार बनने और बिगड़ने की स्थिति बने, तो हम इस तरह कंट्रीब्यूट करें। जब ये सेंस खत्म हो जाता है किसी में, मतलब जब एक समय बाद मतदाताओं को ये सेंस खत्म हो जाता है, तो वोट परसेंटेज अचानक से गिर के जो है 1%, 2% और जो है पॉइंट में भी चला जाता है। बीएसपी का वोट परसेंट दिल्ली वगैरह में पॉइंट में, जो कि कभी 14% हुआ करता था, एमएलए हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में भी ऐसे गिरा है, छत्तीसगढ़ में ऐसे गिरा है, पंजाब में गिरा है, हर जगह गिरा है। मतलब उसका एक पैटर्न है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये वोट परसेंट गिर रहा है, मतलब वोटर छिटक रहा है, तो क्या उसको लपकने के लिए दूसरी पार्टी तैयार बैठी है या नहीं बैठी? ठीक, और वो जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने वो काम कर दिया। हालांकि वो जो है अच्छे से उतर गई, मींस वो वोट वो गेन कर पाई, बहुत बड़ा चंक वोट गेन कर पाई। लेकिन तो बाकी जगहों पर भी अभी भी उसके पास 12-13% वोट बचा हुआ। वो 2019 के मतलब जो अगला लोकसभा चुनाव होगा वो और भी गिर जाएगा। ठीक, मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उस पार्टी में कोई रुकेगा। और अभी वो कुछ परिवर्तन भी करेंगे तो उसका भी कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। मतलब वोट परसेंटेज अगली बार गिरेगा ही गिरेगा, और वो कहां जाएगा ये डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है मैसिवली एग्रेसिवली उतर के उसको कैप्चर कर पाती है। दिल्ली में वो वोट परसेंट बहुत बड़ी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के पास चला गया था, और ये चीज पंजाब में भी हुआ है कि बड़ी संख्या में वो वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी के पास चला गया। तो यही होने जा रहा है। अब जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फील्ड देखिए ओपन है। मैं ये मानता हूं कि पब्लिक जो है वो ऐसे नहीं है कि जो है उसको आपको वोट ना देने में बहुत मजा आता है और उनको वोट देने में जो है उसको बड़ा सुकून मिलता है। अगर आप उस लोगों का वर्क करेंगे, काम करेंगे, उनके इंटरेस्ट को, उनके जो कंसर्न है उसको सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है जो है आपको वोट मिलेगा। और खासकर जो बीएसपी वाला वोट बैंक है वो तो वर्क के बेसिस पर वोट देता भी रहा है। मतलब जब वो कांग्रेस से छिटका था और बहुजन समाज पार्टी के पास आया था, तब भी उसके अपने कंसर्न ही थे। ऐसा नहीं था कि उसे जो है मतलब कांग्रेस के नेता उससे जो है बहुत वो उससे कोई उसकी जाति दुश्मनी नहीं थी। उसके कंसर्न थे भाई कि आप जो है गांव में सड़क बनवाते हो और अपर कास्ट के गांव में सड़क बन के जाती है, हमारे गांव में, हमारी बस्ती में सड़क ही नहीं बनती है। ठीक, ये सारे उसके कंसर्न थे। आप 1950 तक ये काम किए, 60 तक किए, 70 तक किए, 80 तक किए, लेकिन वो आप लगातार नहीं रख सकते हैं। तो ये उन सारी जो है पॉलिसीज को इन्होंने ब्रेक डाउन किया था। अब जब ब्रेक डाउन किया तो वो वोट छिटक के गया उनके पास में। अब वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। नई पार्टी है, नई पार्टी अगर उनका वर्क करेगी तो वो जाहिर सी बात है लेंगे। लेकिन तो साइमल्टेनियसली ये भी है कि अगर जो है पार्टियों को बेसिकली एकोमोडेट करना होता है, कि जिसको कहते हैं हम सौतेला व्यवहार। ठीक, तो सौतेला व्यवहार कम्युनिटीज के साथ अगर मतलब अगर सौतेला व्यवहार से करेंगे पार्टियां, तो वो जो है जाहिर सी बात है वो तीसरी को छिटक जाएगा। इसमें कुछ नहीं है कि मींस इसे नहीं समझा जाना चाहिए। भीम आर्मी का भविष्य क्या देखते हैं आप? भीम आर्मी का मैं कोई भविष्य नहीं देखता हूं। रीजन ये है कि दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि वो जो है आइडियोलाइज मायावती को करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 2009 से जो है उनकी पॉलिसीज कैसे रही हैं, कैसे उन्होंने एक्ट किया है। अंबेडकर हमेशा एक चीज कहते थे, उनकी एक 1954 की जो आखिरी स्पीच है बीबीसी को जो उन्होंने दिया है,
उसे मतलब वो हर व्यक्ति को वो समझना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को, केवल जो है दलितों को और इनको नहीं। वो कहते थे कि गांधी को जब क्रिटिसिज्म करते हुए उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी का असली चेहरा इस वजह से देख पाया क्योंकि जब मैं उनसे मिलने जाता था तो मैं केवल ये देखता था कि गांधी की जो एक बेयर मैन है, बेयर ह्यूमन बीइंग है, मैं वो देखता था। मैं ये देखने नहीं, इस करिश्मा से नहीं देखने जाता था कि अरे वो तो महात्मा है, वो बहुत बड़े उद्धारक हैं, तो कहीं जब मैं वो देखने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं दिखाई देंगे। जब बाकी लोग जाते थे तो वो पहले से एक धारणा बना के जाते थे कि गांधी जी एक बहुत बड़े उद्धारक हैं। तो इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी है कि जब आप किसी की पॉलिसीज को इमुलेट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले उसको एक बेयर ह्यूमन बीइंग के तौर पर देखना होता है कि वो जो है उसने क्या गलतियां किया है, क्या जो है कहाँ उसकी स्ट्रेटजी गलत थी, कहाँ उसकी स्ट्रेटजी सही थी। वो आप नहीं करके जो है मीन्स ये करेंगे, कहेंगे कि हाँ अगर आप जो है मतलब मायावती को देखा जाए 2007 के बाद उनकी पार्टी का चुनाव दर चुनाव सत्यानाश ही हुआ है, राज्य दर राज्य हुआ है, चुनाव दर चुनाव हुआ। अगर ऐसे नेता को आप एक सफल नेता मान के राजनीति करेंगे तो राजनीति हो पाएगी। एक चीज ये है। दूसरी चीज, मैं बहुत मतलब पहली बार किसी चैनल पे कह रहा हूं, चंद्रशेखर जो ये भीम आर्मी के चीफ हैं, ये बहुत ज्यादा गाइडेड है, इनके एजेंडे में दलितों का एम्पावरमेंट कम एजेंडा है, रेदर देन ही इज मोर गाइडेड बाय द कम्युनल फोर्सेस ऑफ दोज हु फॉलो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। वो वाला लॉट जो है वो इनको बहुत गाइड करता है। दलित पॉलिटिक्स में कहीं भी उर्दू की जगह नहीं है। आपने सुना होगा दलित पॉलिटिक्स में पूरा दलित डिस्कोर्स में जो है मतलब वो हिंदी देशज भाषाओं का है, जनता की देशज भाषाओं, और इवन जो है सबसे ज्यादा फोकस जो है इंग्लिश पर रहा है, वो शुरू से रहा, मॉडर्निटी पर ज्यादा फोकस रहा ना इस लॉट में। और इनकी पार्टी का पर्चा आता है वो हिंदी और उर्दू में लिख के आता है, अगर आपने गौर किया होगा। ठीक, इस लेवल तक आपको दो लोगों ने दबा रखा है कि वो कह रहे हैं कि आपको इस भाषा। केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी है जिसका जब कोई ऑफिशियल पर्चा निकलता है तो उसपे जो है मीन्स हिंदी और उर्दू में लिखा जाता है। तो ये एक सिंबल है, सिंबल बताता है कि हु आर दी पीपुल हु इज गाइडिंग यू। ठीक, और मैं ये भी आपके ही चैनल पे ये बता दे रहा हूं कि मैं जो है जब 2007 से इसके बीच में मतलब अप्रैल से सितंबर के बीच में लखनऊ में जब अलग अलग पार्टियों के नेताओं का से मिल के मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उसमें जो है चंद्रशेखर ऐसे थे कि जिनसे 2 घंटा मुझे इंतजार करना पड़ा था उनके घर के बाहर, और उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, बिना मुझे इंटरव्यू लिए हुए आना पड़ा क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि हाँ क्या क्या जो है। और उन्होंने आपको समय दे रखा था? समय दे रखा था। भाजपा वालों का इंटरव्यू आपने ले लिया था? भाजपा का लिया था हमने, उनके यहाँ जो है हमको आधा घंटा लगा था, जो है राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर में, मतलब आधे घंटे के अंदर उनका इंटरव्यू हमारा हो गया था। और भी बड़े सीनियर नेताओं का हमने लिया था, सभी पार्टियों का लिया था, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी, कांग्रेस और अलग अलग जगह पर लिया था। तो ये पता चलता है कि जो है किसके द्वारा आप गाइडेड हैं, कौन जो है आपके वो है। तो ये दिक्कत वहां जो है उनकी है, वो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि दलित पॉलिटिक्स का अपना एक एजेंडा है, अपनी जो है एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक सोच है, उससे अगर आप कोई उस एजेंडे के तहत आपसे आके जुड़ जाए ये दूसरी बात है, लेकिन कोई अपना एजेंडा आप पर लाके थोप दे ये संभव नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूं कि जिसको कहते हैं कि दिमागी तौर पर दिवालियापन, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएए एनआरसी का मुद्दा है, ठीक है। सीएए एनआरसी किसके लिए लाया गया है? वो जो बंगाल के नमोसूद्रा मार के बांग्लादेश से भगा दिए गए थे पूर्वी पाकिस्तान से, उनकी नागरिकता देने के लिए लाया गया है, ना कि वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए लाया गया है। वो एक बड़ा दलित चंक पॉपुलेशन है जो देश में मारा मारा फिर रहा है जगह जगह। कभी उसको जो है लेफ्ट ने कभी उसको कांग्रेस पार्टी ने दंड कारण्य में बसाया, तो कभी उनके जो साथ
मारी झापी में उनको लेफ्ट की पुलिस ने गोलियों से भून दिया जब वो लोग जहां सुंदरबन में बसने की कोशिश किए, तमाम जगह मतलब अभी जब मैंने कुछ उस नमोसूत्रा कम्युनिटी पर 2 आर्टिकल्स लिखे थे, तब लोगों ने हमको फोन कर करके बताना शुरू किया, कहा कि लोग महाराष्ट्र से फोन करके बताया कि भैया ये तो कम्युनिटी हमारे यहाँ आके जो है बस्ती और बहुत मेहनत है, अपने आप को किसी तरीके से छोटे से घर में सरवाइव कर रही है, ठीक है। जो कानून उसके लिए लाया गया हो उसको आप जो है दूसरे के पक्ष में खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। तो मतलब अभी जो है अभी बहुत सीखना है। तो चुनाव केवल वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ने चले गए? यही ना कि किसी को आप खुश कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं किसी को। हमारा मतलब कोई दलित होता, प्रूडेंट मतलब प्रैग्मेटिक दलित होगा, उसका क्या एजेंडा होगा? उसका एजेंडा ये होगा कि हम जो है जीत के विधानसभा में जाएंगे, अपने लोगों का काम करेंगे। तो आप जो है सीट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि जो है कौन सी सीट है जहां हमारे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, कौन सी सीट है जहां हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है, कौन सी सीट है जहां हिस्टोरिकली हमारी विचारधारा के लोग जीतते रहे हैं। प्रूडेंट डिसीजन ये होता है कि वहां हम जाके जो है चुनाव लड़ेंगे। ये डिसीजन नहीं होता है कि हम जाके जो है एक कम्युनिटी को खुश करना है तो हम जाके वहां भाला लेके तन जाए जो है दूसरी जगह। ये डिसीजन नहीं, तो ये हो रहा है कि तो वहां मुझे कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है। ठीक है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। हमने शुरू में प्लान किया था कि आधे घंटे का होगा, ये पूरा 1 घंटा चला गया। लेकिन आप जब फ्लो में बोलना शुरू करते हैं तो मुझे भी रुकने का मन नहीं करता है। लेकिन आप आए अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि बड़ा चुनाव था काफी। यूपी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अगली चर्चा हम सपा और कांग्रेस में करेंगे कि उनमें क्या हो रहा है, और खासतौर पे आम आदमी पार्टी का जो राइज हो रहा है, तो दिल्ली से बाहर थोड़ा एक्सपैंड की है, उसका क्या सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी। धन्यवाद। Thank you audience for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel and support the channel if you want. जल्द मिलते हैं और ये चर्चाएं जारी रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।